तो भौगोलिक दृष्टि से यदि हम उत्तर प्रदेश को देखें तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, या भारत के किसी राज्य का भूगोल पढ़ें, या आप अपने ज़िले का भूगोल पढ़ें, अपने गांव का भूगोल पढ़ें, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले अवस्थिति क्या है उसकी, है ना, पहले उसका राजनीतिक मानचित्रण समझेंगे कि कितना क्षेत्र है जो हमारे गांव के क्षेत्र में आता है, हमारे ज़िले के क्षेत्र में आता है, हमारे राज्य के क्षेत्र में आता है, या हमारे देश के क्षेत्र में आता है, या विश्व के मानचित्रों में देशों के समूह में आता है। तो पहले पॉलिटिकल मानचित्रण होता है, दूसरा होता है आपका भौतिक मानचित्रण, प्राकृतिक यानी प्रकृति ने क्या बनाया है, नेचर ने क्या बनाया है। राजनीतिक मानचित्रण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को कैसे किन किन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं एक बार जो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मानचित्रण देख रहे हैं, मैं इसमें प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूँ, बनाने का प्रयास करूँ। देखिए जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है, इसके ऊपर आप देखिए नेपाल लगा हुआ है। ठीक है, नेपाल का क्षेत्र है। तो जैसे ही हिमालय वाला क्षेत्र है, शिवालिक के नीचे नदियाँ सारी आती हैं, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो अपने साथ विशाल भूखंडों को लेकर के आती हैं और वो जमा कर देती हैं, बोल्डर जमा कर देती हैं। कभी आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइएगा तो वहाँ पे कई सारे नदी झरने आपको मिलेंगे वहाँ पे, और जब आप नदी झरनों में जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो, तो इसी को भाबर क्षेत्र कहते हैं। चूँकि ये हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र होता है, तो ये ऊपर का जितना भी क्षेत्र है ये भाबर प्रदेश है। कैसा क्षेत्र है आपका? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर भाबर रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे नदियों का प्रारंभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैदान, यही नदी आगे चल के उत्तर प्रदेश में मैदान का निर्माण करती है। तो उत्तर प्रदेश को पहला जो हिस्सा है इसका भाबर। अब जब भी नदी पर्वत पादीय क्षेत्र में आएगी, है ना, भाबर प्रदेश में जब नदी आती है तो नदी विलुप्त हो जाती है। नदी को पता नहीं चलता नदी है कि नहीं, आप वहाँ जाके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि नदी कहाँ से आ रहा है, पानी क्या है वो, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होते हैं, तो नदी अंतः जो है उनके नीचे से बहना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है भाबर रीजन पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मान लीजिए नदी आई तो नदी का ये भाबर रीजन है, तो यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स अपने साथ चट्टानों को काट के लाती है। तो यहाँ पे नदी आपको दिखेगी नहीं, विलुप्त सी हो जाती है भाबर क्षेत्र में। और इसके बाद अचानक से नदी प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसके बाद का क्षेत्र बनता है वो पूरी तरीके से एक दलदली क्षेत्र होता है, और तराई वाला क्षेत्र इसी को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र है ये पूरी तरीके से तराई वाला क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे भाबर एवं तराई क्षेत्र, ये पहला भाग है इसका, तराई। ठीक है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश का विभाजन जो इसकी नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट में भाबर और तराई क्षेत्र हम देखने को पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ये वाला बेल्ट है आपका, दक्षिण वाला बेल्ट है पूरा का पूरा। अब देखो ये बीच वाला बेल्ट जो आपका है ये पूरा प्लेन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारी, ये दोआबी गंगा यमुना का क्षेत्र है, गंगेटिक प्लेन है, रोहिलखंड का प्लेट है यहाँ पे, ये कानपुर वाला क्षेत्र है, गोमती नदी भी यहाँ पे अपना प्लेन बनाती है, अवध का प्लेन है यहाँ पे। तो ये सारा क्या है? प्लेन है। गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र, 2 नदियाँ हैं गंगा और यमुना, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जिनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इनके द्वारा, तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है आपका, और मध्यवर्ती क्षेत्र आपका पूरी तरीके से क्या है, एक जो है गंगा यमुना का मैदान एक प्लेन के तौर पे है। तो सबसे पहले ऊपर आपका भाबर और तराई प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उच्चावच के तौर पे देखिए। इसके बाद सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है आपका, सबसे नीचे वाला क्षेत्र जो आपका है दक्षिण का पठारी प्रदेश बोलते हैं इसको। ये वाला बेल्ट जितना भी आपका है ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है आपका, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैदान है पूरा का पूरा, ऊपर भाबर तराई है और नीचे पठार है। ये 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटता है। जब तक आप ये 3 भाग नहीं पता चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। भाबर क्षेत्र कैसा है आपका? पर्वतीय, कंकड़ और पथरीला क्षेत्र है ये पूरी तरीके से।
है ना, पर्वतीय बड़ी बड़ी चट्टानों बोल्डर से इनका क्षेत्र है। यहाँ पे कंकड़ है, पत्थर है, इनसे निर्मित होता है। भाबर क्षेत्र किससे निर्मित होता है? कंकड़ पत्थरों से। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप बिजनौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बिजनौर है उत्तराखंड से, जैसे ही आप नीचे आएंगे बिजनौर आपको मिलेगा। बिजनौर है, सहारनपुर है, सब उत्तराखंड से बॉर्डर लगती हैं। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इसके बाद लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। इस पूरे क्षेत्र में भाबर क्षेत्र आपका क्या है? विस्तृत है। पूरा क्षेत्र आपका भाबर क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्या है? दलदली गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र, यहाँ पे नदियाँ अचानक से प्रकट हो जाती हैं, तो पूरा दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी गाद पाई जाती है, मिट्टियाँ पाई जाती है, महीन अवसाद पाए जाते हैं। तो जो गोरखपुर का क्षेत्र है आपका, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, जितना भी ये पूर्वांचल देखते हैं, कुशीनगर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, सहारनपुर, इनमें आपको ये पूरा बेल्ट ऊपर का जितना भी है ये आपका क्या है? ये इतने जिले इससे जुड़े हुए हैं। ये सभी जिलों में आपका जो है क्या मिलेगा? आपको दलदली गाद मिट्टी वाला क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बेल्ट आपके ये हैं। अब ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले भाग में है उत्तरी मैदानी भाग, ये वाला जितना भी क्षेत्र है उत्तरी मैदानी भाग के, इसको भी 3 भागों में। उत्तरी मैदानी भाग, रुक जाइए इसको एक बार जो है इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है उत्तरी मैदानी भाग, फिर है मध्यवर्ती मैदानी भाग और फिर है आपका दक्षिणी मैदानी भाग। उत्तरी मैदानी भाग, ठीक है, मध्यवर्ती मैदानी भाग और फिर दक्षिणी मैदानी भाग। इसको भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और ये पूरा प्रदेश जो है गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों द्वारा पूरी तरीके से सिंचित है और कांप मिट्टी या दोमट मिट्टी का क्षेत्र है ये पूरी तरीके से। यहाँ पे 2 तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, खादर और बांगर, है ना। खादर जो है नवीन जलोढ़ है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना। तो जैसे नदियों के पास आप जाओगे तटीय क्षेत्र में, तो नदियाँ क्या होती हैं? जैसे मान लो कोई नदी ये बह रही है, तो नदी में हर वर्ष क्या आती है? पानी की मात्रा प्लस माइनस होगी। ये जितनी भी चट्टानें हैं इनको महीन छोटे छोटे भागों में नदियाँ उसको तोड़ देती हैं, है ना, उसकी वेदरिंग कर देती हैं, अपेक्षा कर देती हैं, विखंडित कर देती हैं और उन महीन कणों को लेकर अपने साथ आती हैं और आने के बाद, है ना, अपर्दन करती हैं, अपर्दन के कारक के तौर पे रहती हैं और लाने के बाद अपने तटीय क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में फैला देती हैं यहाँ पर। ठीक है, फैला देती हैं, इसी को बोलते हैं खादर, नवीन जलोढ़। कई बार बाढ़ आती है तो आप देखिएगा यदि आपके गांव में पानी भर जाए तो उसके बाद जो मिट्टी होती है नवीन जलोढ़ होती है, वो बिल्कुल बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसी को खादर बोलते हैं। बांगर क्या है? नदियां जब कई बार वो बहुत पुरानी जलोढ़ होती है, नदियां कई बार अपना मार्ग बदल देती है, तो उससे पुराने दूर दूर तट है, जैसे आपके गांव में जहाँ पे नदी बहती है, नदी से आप देखेंगे तो 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको नवीन जलोढ़ मिलेगी, है ना, जहाँ पे नदी का बेसिन होगा। जिस नदी बेसिन मतलब समझते हैं ना, वाश बेसिन देखा है आपने? वाश बेसिन एक थालानुमा आकृति होती है ना, वाश बेसिन ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है ना वाश बेसिन। तो नदी भी कुछ इसी तरीके से तो बहती है, आप देखेंगे अपने बेसिन में बहती है, तो कभी उसका विस्तार पूरे बेसिन में हो जाएगा, जब बाढ़ आ जाएगा तो पूरे में बिल्कुल पानी फैल जाएगा, है ना। इसी तरीके का थालानुमा आकृति में नदी बहती है हमेशा, ठीक है, एक दिशा में। और कई बार नदी सिकुड़ जाती है, जब पानी नहीं होता तो सिकुड़ जाती है, तो वहाँ पे देखेंगे आप अपने साथ वहाँ पे कांप मिट्टी और नदी बड़ी मात्रा में जो है रेत मिट्टी सब लाती है। तो यहाँ पे आपका नवीन जलोढ़ और जो है यहाँ पे पुरानी जलोढ़ दोनों यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तीसरा क्षेत्र जो आपका है पठारी क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड में प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। ये पूरा बेल्ट आप देखते हैं, ये पूरा का पूरा बेल्ट जितना भी है, ये जालौन हो गया, बुंदेलखंड, ये है आपका मध्य प्रदेश का भी काफ़ी हिस्सा इसमें सम्मिलित है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो प्राचीनतम जो है नीच चट्टानों द्वारा निर्मित हुआ है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। पठार क्या है? अपलिफ्टेड एरिया है ना, अपलिफ्टेड एरिया है जो कि उच्चावच में मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ, लेकिन ऊपर से समतल, एक तरीके से टेबल नुमा आकृति, उच्चावच में ऐसे ऊपर उठा हुआ और यहाँ पे ऊपर क्या है? समतल है। तो ये टेबल नुमा आकृति आपकी क्या कहलाती है? पठार कहलाती है, पठार के रूप में देखा जाता है। और जो ये पूरा बेल्ट है आपका, इधर का जो पूरा बेल्ट है, ये बेल्ट आपका जो दिखाता है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ है और इसे बघेलखंड रीजन कहा जाता है। बघेलखंड रीजन की जो चट्टानें हैं ये पूरी तरीके से स्वांकाकार टीलों से बनी हुई हैं, शंकु के आकार के टीलों के रूप में ये देखने को
पाई जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को हम 3 भौतिक प्रदेशों के तौर पे बांटते हैं और तीनों भौतिक प्रदेशों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, अब जो भाबर क्षेत्र है आपका, भाबर क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी के का पर्वत पादीय क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जो अवस्थित है, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रेणी है आपकी, एक ब्रांच हिमालय की, दूसरी ब्रांच हिमालय की, तीसरी ब्रांच हिमालय की। तो ये 3 है आपकी, 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं ये। ठीक है, अलग अलग। ये आपका सबसे ऊपर ब्रांच, ये आपका क्या है, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, बृहत हिमालय। इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब हिमालय के उस पार का हिस्सा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके सबसे ऊपर यहाँ पे काराकोरम और ये कई सारी जास्कर है, ये लद्दाख श्रेणी है, सब ट्रांस हिमालय की हैं जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बाकी उधर जो है कुलनुंगसान, तियानसान, बहुत सारी चीन में है। तो ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां यहीं पे पाई जाती हैं। इसके बाद जो है ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद जो है आपका शिवालिक बेल्ट। इसके बाद यहाँ पे बांगर रीजन है आपका पूरा का, वो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे ये भाबर क्षेत्र है। तो भाबर क्षेत्र जो है आपका शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूंकि यहीं पे उत्तर प्रदेश, तो भाबर क्षेत्र क्या है, पथरीला चट्टानी क्षेत्र है और यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स और कंकड़ों से इसका निर्माण होता है। तराई क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और लगभग 34 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। कितनी है, 34 किलोमीटर की। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, 34 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, इसके बाद तराई क्षेत्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तराई क्षेत्र के भाबर क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। ये पूरा बेल्ट आपका तराई रीजन है, ये वाला क्षेत्र आपका पूरा तराई रीजन है। तराई रीजन ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 80 से 90 किलोमीटर क्षेत्र में तराई वाला क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये आपका भाबर के दक्षिण में अवस्थित है और इसका निर्माण जो होता है नदियों के परिवहन औषधि निक्षेपों से मिलकर के दलदली क्षेत्र ये निर्मित होता है। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्षेत्र, ये पूरा ऊपर नॉर्थ वाला बेल्ट है। सहारनपुर से कुशीनगर तक आपका ये पूरा का बेल्ट है भाबर क्षेत्र, और सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक के क्षेत्र में, कुशीनगर पडरौना पड़ता है ना, कुशीनगर से ही हम बिहार प्रवेश कर जाते हैं। फिर बाद में कुशीनगर के बारे में आपको पता है, महात्मा बुद्ध का जो है अंतिम समय वहीं पर ही जो है व्यतीत हुआ, वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण वहीं पे होता है महात्मा बुद्धा का। तो कुशीनगर ही, वहीं से फिर बिहार की बॉर्डर में हम गोपालगंज शायद पड़ता है बिहार का, गोपालगंज और कुशीनगर आपस में शायद जुड़े हुए हैं। फिर वहीं से बगल में सिवान पड़ता है। ठीक है, तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक विस्तृत है पूरा का पूरा क्षेत्र, 80 से 90 किलोमीटर। और इस क्षेत्र में ये समतल क्षेत्र होता है पूरी तरीके से, और यहाँ पे नदियाँ पूरी तरीके से प्रकट हो जाती हैं। इस कारण से ये नम और दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अवसादी मृदा के कारण से ये क्षेत्र कृषि के लिए सबसे ज़्यादा संपन्न माना जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है, उमस बहुत होती है, हेल्थ इशू बहुत होते हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है रेप्टाइल्स बहुत पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े मच्छर भी लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है, हेल्थ, तब भी आप देखेंगे इस क्षेत्र में जो है हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का आपको भौगोलिक परिचय था। अब इसी के बारे में लिखना था, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में यदि आप लिख दे तो चीज़ें आपकी हो जाएं इजीली, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भाबर क्षेत्र होता है यहाँ पे ज़मीन नहीं होती है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ चट्टानें होती हैं, ये कृषि योग्य क्षेत्र नहीं होता, दलदली क्षेत्र और फिर पूरा मैदानी क्षेत्र। ये पूरा का पूरा जो मैदानी क्षेत्र है ये सारा का सारा आपका, तो बस यही बात लिखनी है, इतनी बात आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान के बारे में आप, ये बीच वाले को इसको 3 भागों में बांटा जाता है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। इस तरीके से इसको बांट करके बता देंगे कि यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप और अवसादों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बारे में आप लिख दीजिए यहाँ पे कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान की बात करें तो औसत ऊंचाई 300 मीटर है समुद्र तल से इसकी, और यहाँ पर जो है कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र में तो अरावली है, उसके दक्षिण में आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। बाकी ओवरऑल जितना भी क्षेत्र है पूरा का पूरा समतल है और मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से पुरानी और नवीन जलोढ़ के बारे में भी आप बात कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ,
मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, ये सारे क्षेत्र हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और बाकी फिर बनारस हो गया आपका, जौनपुर हो गया, इसके बाद आपका गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं। जैसे पूर्वी मैदान है तो पूर्वी मैदान में ये पूरब वाला जितना पूर्वांचल के जितने भी स्टेट आते हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सब पूर्वी वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको राजनीतिक तौर पे उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में 75 ज़िले देखने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ज़िला है, उसी हिसाब से फिर आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण का ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे झांसी है, ये सबसे नीचे ये झांसी है, ललितपुर है आपका, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये वाला पूरा बेल्ट आप देखेंगे। यहाँ पे खूब पथरीला क्षेत्र मिलेगा आपको। इस क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री बहुत मिलती है। सतना वाला क्षेत्र जो है एमपी का लग जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, बड़े बड़े पहाड़ों को काट के टोट करके बोल्डर्स काटे जा रहे हैं, माइनिंग बहुत होती है। और वहाँ पे गिट्टी वगैरह जो आपका भवन निर्माण सामग्री के तौर पर वहीं से आता है आपका। बांदा हो गया, प्रयागराज क्षेत्र भी है, थोड़ा सा मिर्ज़ापुर भी है, चंदौली है, ये सब जो है आपका पठारी क्षेत्र के तौर पर आता है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ये प्रमुख बातें थी। और एक बार जो है आप लोग मानचित्रण में देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं।